अगर बात करें फेडरेशन की, तो फेडरेशन का जो फॉर्मेशन है वो दो तरीके से होता है। आइदर अगर बात करें बहुत सारे जो फेडरेशन होता है वो इंटीग्रेशन से फॉर्म होता है, और जो बहुत सारे फेडरेशन होते हैं वो डिसइंटीग्रेशन से फॉर्म होता है। तो सबसे पहले हम बच्चों मीनिंग समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन और डिसइंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन और फेडरेशन करने का क्या मतलब है कि जब क्या होता है फेडरेशन में, जब बहुत सारे स्टेट एक साथ मिलके जब फेडरेशन एक साथ क्लबिंग टुगेदर बन के क्या करते हैं, एक लार्ज कंट्री का जब निर्माण करते हैं या जो लार्ज ग्रुप का निर्माण करते हैं, लार्ज टेरिटरी का निर्माण करते हैं, तो वहां पे क्या होता है फेडरेशन का इंटीग्रेशन होता है। और इंटीग्रेशन ऑफ जो फेडरेशन होता है वो क्या हो सकता है, म्यूचुअल ट्रीटी के साथ, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ क्या हो सकता है, हो सकता है। तो अगर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ फेडरेशन की, अगर बात करें तो एज फॉर एग्जांपल अगर ले हम यूएसए की एग्जांपल ले, यूएस की एग्जांपल अगर ले, तो यूएस के अंदर क्या था कि छोटे छोटे बहुत सारे क्या थे, अप्रोक्सीमेटली 50 स्टेट्स हुआ करते थे बिफोर अमेरिकन रिवॉल्यूशन। जो यूएस जो था वो छोटे छोटे 50 छोटे छोटे क्या था स्टेट्स में बटा हुआ था। बट क्या हुआ आफ्टर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन रिवॉल्यूशन, आफ्टर अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस और अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ, ये 50 स्टेट थे वो क्या हुए आपस में, जो क्या हुए आपस में कंबाइंड हुए, इंटीग्रेट हुए, और 50 स्टेट जो है 13 स्टेट में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। मतलब क्या, जो छोटा छोटा और भी जो स्टेट था वो सारे कंबाइंड होके यूएस कितने समूहों संघों का स्टेट बन गया, 13 स्टेट का क्या बना, एक यूएस बना। तो यहाँ पे जो आया वो क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ फेडरेशन था। उसी को हम लोग क्या बोला जाता है, उसी को अगर हम लोग पॉलिटी की लैंग्वेज में बात करें तो उसको बोला जाता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। उसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फेडरेशन को ही क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। पॉलिटी की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ फेडरेशन को क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। तो ये वर्ड से ही बहुत क्लियर है कि कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन करने का मतलब क्या। कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन करने का मतलब ये है कि जब बहुत सारे स्टेट आपस में म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ क्या हो, जब वो एक लार्ज स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं इंटीग्रेट हो गए, उसी को क्या बोला जाता है, कमिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। तो यूएस क्या है, 13 स्टेट्स का क्या है, एक कंट्री है, एक फेडरेशन है। कोई दिक्कत आई? नेक्स्ट अगर बात करें डिसइंटीग्रेशन मॉडल की, अगर बात करें तो डिसइंटीग्रेशन मतलब क्या कि डिसइंटीग्रेट मतलब क्या, आपस में अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाना। तो डिसइंटीग्रेशन मॉडल ऑफ फेडरेशन का बेस्ट एग्जांपल की अगर बात करें वो कौन सा कंट्री है, हमारा कनाडा है। कनाडा क्या है, हमारा डिसइंटीग्रेशन मॉडल का बेस्ट एग्जांपल है। सिंस अगर बात करें अमेरिका हो या कनाडा हो, यहाँ का जो फेडरल का जो स्ट्रक्चर है वो सबसे क्या है, वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेडरल स्ट्रक्चर है। जो कनाडा का भी स्ट्रक्चर बहुत ओल्डेस्ट है और अमेरिका का भी स्ट्रक्चर क्या है, बहुत ही ओल्डेस्ट है। वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, कनाडा है। अगर कनाडा की अगर बात करें तो इनिशियली क्या था, कनाडा 4 प्रोविंस था। कनाडा में टोटल कितने प्रोविंस थे, 4 प्रोविंस। 4 प्रोविंस मतलब क्या, 4 स्टेट थे, जो बाद में क्या हुआ, म्यूचुअल कंसेंट या रीजनल ऑटोनॉमी के दम पे क्या हुए, जो वो 10 स्टेट में क्या हो गए, डिवाइड हो गए। कितने स्टेट्स में, कितने प्रोविंस में डिवाइड हो गए, 10 प्रोविंस में डिवाइड हो गए। देखिए जैसे कि मैंने पिछले टॉपिक में जैसे कि बताया था कि जो स्टेट को ही क्या बोला है, यूएस में स्टेट बोला जाता है, कनाडा में प्रोविंस बोला जाता है, स्विट्जरलैंड में कैंटन्स बोला जाता है, और रसिया में क्या बोला जाता है, रिपब्लिक बोला जाता है। तो ये जो 4 प्रोविंस थे वो कितने में डिसइंटीग्रेट हो गए, 10 प्रोविंस में डिवाइड हो गए। किसके बेसिस पे, बोला गया कि हर एक प्रोविंस को क्या मिलेगा, रीजनल ऑटोनॉमी मिलेगा। रीजनल ऑटोनॉमी करने का क्या मतलब कि जो स्टेट गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होगा। स्टेट गवर्नमेंट क्या होगा, अपना डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट होगा। उसी को क्या बोला जाता है, रीजनल ऑटोनॉमी बोला जाता है। इसके बाद अगर बात करें, बहुत सारे स्टेट, बहुत सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद क्या है, एक कनाडा का पार्ट है। मतलब क्या, उसको होल्ड करके उसका एक ऐसा चीज है, जो कौन सा एक ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, इन सारे प्रोविंस को एक साथ जोड़ के रखे हो। क्योंकि हर एक प्रोविंस का क्या है, अलग अलग अपना इश्यूज होगा, सोशल इश्यूज, कल्चरल इश्यूज,
अलग अलग डाइवर्सिटीज होंगे, अलग अलग कंपोजिशन होंगे, फिर भी ऐसा क्या चीज है जो इनको क्या करके रखे हुए है, क्लबिंग टुगेदर, बाइंड करके रखे हुए, होल्ड करके रखे हुए, ऐसा क्या चीज है? अगर बात करें तो ऐसा क्या है कि उनको क्या मिला हुआ है, रीजनल ऑटोनॉमी मिला हुआ है। मतलब क्या, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो यूनियन गवर्नमेंट में इनको क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी में इनका पार्टिसिपेशन मिला हुआ है, जिसके दम पे क्या है, अलग अलग स्टेट आपस में क्या है, क्लबिंग टुगेदर है। उसी को क्या बोला जाता है, पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोला जाता है होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। क्या बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। उसी को क्या बोला जाता है, जब क्या हो, बहुत सारे स्टेट डिसइंटीग्रेट हो, अलग अलग कम्युनिटी में बटा हो, लेकिन फिर भी क्या करे, वो आपस में एक कंट्री उसको बाइंड करके रखे, उसी को क्या बोला जाता है, होल्डिंग टुगेदर ऑफ फेडरेशन। अगर एग्जांपल की अगर बात करें तो होल्डिंग टुगेदर का बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है, इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है। एज फॉर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में क्या है, अलग अलग कल्चरल ग्रुप्स है, अलग अलग यहाँ पे एथनिक ग्रुप है, कल्चरल ग्रुप है, लिंग्विस्टिक ग्रुप है, फिर भी लेकिन कुछ तो ऐसा फैक्टर है ना जिसको क्या है, इंडिया के अंदर वो इंडियंस कहलाते हैं, उनको बाइंड करके रखे हुए हैं, फेडरेशन में उनको जगह मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि वो एक सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बॉडी के प्रति क्या है, वो रिस्पॉन्सिबल है। फेडरेशन किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है, अपने सेंट्रल अथॉरिटी के प्रति क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा होल्डिंग टुगेदर का, इंडिया है, स्पेन है और बेल्जियम। बेल्जियम के केस में अगर बात करें तो हमने देखा था कि बेल्जियम में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट है, एथनिक ग्रुप्स है, वहाँ पे फ्रेंच का प्रोपोर्शन अलग है, डच कम्युनिटी का प्रोपोर्शन अलग है, लेकिन उनको भी क्या मिला हुआ है, उनके रीजन्स के आधार पे उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिला हुआ है, गवर्नमेंट में उनको क्या है, पार्टिसिपेशन है, जिसके कारण क्या होता है कि वहाँ पे अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कम्युनिटी होने के बावजूद वहाँ की जो लोग हैं वो क्या है, बेल्जियम के प्रति क्या है, यूनाइटेड है। और बेल्जियम मॉडल ऑफ फेडरेशन जो है आज भी क्या है, वाइडली प्रैक्टिस होता है, आज भी क्या है, बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है। क्यों सक्सेसफुल है? क्योंकि हर एक कम्युनिटी को वहाँ पे क्या है, एक इक्वल पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट में मिला हुआ है, और स्टेट्स के अंदर, गवर्नमेंट्स के अंदर उनको रीजनल ऑटोनॉमी मिला हुआ है। तो ये हमारा क्या था, होल्डिंग टुगेदर और क्या कहते हैं, होल्डिंग टुगेदर का कंसेप्ट और कमिंग टुगेदर का क्या था, ये कंसेप्ट था। इसके बाद अगर बात करें इंडिया के फेडरेशन, तो इंडिया का जो फेडरेशन है वो बहुत ही पिक्यूलियर है, क्योंकि इंडिया का जो फेडरेशन बना उसमें जो उस टाइम के जो लीडर्स थे, बहुत बड़े बड़े ग्रेट थिंकर्स, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला जो बॉडी था, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी था, उसके अंदर जो भी लीडर्स थे, आइदर अगर बात करें ड्राफ्टिंग कमेटी की मेंबर की अगर बात करें, भीमराव अंबेडकर हो गए, या केटी शाह हो गए, या केएम मुंशी हो गए, या अयंगार हो गए, या अय्यर साहब हो गए, ये सब बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स थे, जो जिन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में हर एक चीज को बहुत बारीकियों से स्टडी किया। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसको बनाने में कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, स्टडी किया गया। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, स्विट्जरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया गया, और जहां से जो चीज हमारे कंट्री के लिए सूटेबल लगा, उन्होंने उसको क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को जगह दी, कुछ सम स्पेसिफाइड कुछ क्लॉजेस लगा के दी। तो इंडिया की अगर बात करें, जो इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम मेकर्स थे, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया का जो फेडरल सिस्टम बनाया, वो इंडिया के अंदर भी अगर बात करें तो फेडरल सिस्टम में, इंडिया के अंदर का जो फेडरल सिस्टम था, जिसपे किस चीज को जोड़ दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया गया, बहुत ही ज्यादा उसको पावर दी गई है। उसके पीछे वजह क्या थी कि अगर मान लो कल के डेट में क्या हो, स्टेट और सेंटर में डिस्प्यूट हो जाए, कुछ ऐसा कुछ हो, तो वहां पे क्या करे, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होना चाहिए कि वो क्या कर सके, वो स्टेट्स को ऑर्डर दे सके, ना कि कनाडा मॉडल को फॉलो किया जाए या कुछ इस टाइप के मॉडल को फॉलो किया जाए। तो इंडिया के अंदर भी अगर बात करें फेडरल गवर्नमेंट लाने की वजह क्या थी, इंडिया के अंदर जो फेडरल सिस्टम आया, इंडिया के अंदर जो फेडरल गवर्नमेंट आया, अगर उसकी बात करें तो जो दो सबसे बड़े कारण थे इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम आने के। जो सबसे बड़ा कारण क्या था, इंडिया का जो साइज था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा लार्ज था, मतलब लार्ज साइज ऑफ कंट्री,
मतलब क्या, इतने बड़े कंट्री को अगर मान लो पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी अगर रखते तो उनको इंटीग्रेट करना क्या होता, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता। जैसा कि तुम लोगों को पता ही है कि आजादी के टाइम में क्या था, इंडिया बहुत सारे स्टेट, प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, जो हर कोई क्या था, रीजनल ऑटोनॉमी के दम पे अपना वो गवर्न कर रहा था। लेकिन जब इंडिया क्या हुआ, जब फेडरल स्टेट बना तो इसमें क्या किया गया, इन सारी चीजों को ध्यान में रखा गया कि कल के डेट में कोई जो प्रिंसली स्टेट है वो ये ना डिमांड कर दे कि हम एक सेपरेट कंट्री या रीजनल ऑटोनॉमी, सेपरेट कंट्री जैसा ऑटोनॉमी चाहते हैं, ऐसा ना हो। इसके लिए इन सारी चीजों पर ध्यान रखा गया, जिसके कारण क्या किया गया, इंडिया के अंदर भी फेडरल सिस्टम लाया गया। दूसरा अगर फैक्टर अगर बात करें इंडिया के अंदर फेडरल सिस्टम आने की, तो जो सबसे बड़ा कारण था वो क्या था, सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। मतलब क्या, इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसमें क्या था, डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के लोग, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग यहाँ पे एग्जिस्ट करते थे, जिनको क्लबिंग टुगेदर, बाइंड करना क्या था, बहुत ही मुश्किल काम था। मान लो अगर हम अपने कंट्री में ही बात करें, अगर दो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले अगर लोग रहते हैं तो उनमें आपस में क्या होते रहता है, डिसेंट होते रहता है, मतभेद होते रहता है। लेकिन इंडिया जैसे बड़े कंट्री में ये बहुत आम बात थी। तो उन चीजों को भी क्या है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने इस चीजों को भी ध्यान में रखा। बोला अगर इन सारी चीजों को, अगर इंडिया को एक यूनिफाइड कंट्री के रूप में अगर हमको देखना है तो कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, इंडिया को भी एक फेडरल कंट्री बनाना पड़ेगा। इंडिया को भी क्या करना पड़ेगा, एक फेडरल कंट्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फेडरल कंट्री में क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा इंडिया, क्योंकि दो रीजन, एक तो इंडिया का जो साइज था वो बहुत ही लार्ज था, और दूसरा इंडिया का जो सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी था वो भी क्या था, बहुत ही ज्यादा डिफरेंट था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, रिलीजियस ग्रुप थे, जिनमें आपस में मतभेद होना क्या थी, एक कॉमन टर्म थी, एक कॉमन बात थी, जिसके कारण क्या हुआ, इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स थे, जो फ्रेमर्स थे, उन्होंने बोला कि एक ही सॉल्यूशन हो सकता है इंडिया का, अगर इंडिया का भी गवर्नमेंट सिस्टम क्या हो, अगर फेडरल सिस्टम ऑफ अगर इंडिया का गवर्नमेंट हो तो क्या होगा, इंडिया में जितने भी जो प्रॉब्लम्स है इससे बचा जा सकता है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने क्या किया, इन दो वजहों से इंडिया के भी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को क्या किया, फेडरल स्ट्रक्चर में बनाए, उन्होंने उनको क्या किया, बनाने में मदद की। तो ये दो वजह थी, एक क्या था हमारा, एक कंट्री का लार्ज साइज, दूसरा हमारा सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटी। तो ये कुछ था हमारा फेडरल स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को ये फ्लो चार्ट डायग्राम के माध्यम से दिया है, वैसे ही इसको अगर पढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और पॉलिटी समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं छोड़ के जा रहा हूँ। होमवर्क क्या करना है कि YouTube पे राज्यसभा टीवी है, उस पे जाके आपको एक वेब सीरीज है राज्यसभा टीवी पे, राज्यसभा टीवी पे एक वेब सीरीज है, उसका नाम है संविधान। उसको आपको डेली एक एपिसोड डेली देखना है। जो आप अगर ये देखेंगे ना तो आपका बहुत सारा जो पॉलिटी का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगा। तो आपका ये होमवर्क रहा कि आप वहां पे क्या करेंगे, देखेंगे। चलिए, ओके।